एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी मैडिक। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मध्य प्रदेश की नदियां, जो हमारे एमपी, जो मध्य प्रदेश में स्टेट एग्ज़ाम्स होती हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हम कोशिश करेंगे इसमें सारे सेक्शंस कंप्लीट करें जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आता है। और जो भी हमारी जितने भी वनडे के एग्ज़ाम्स होते हैं मध्य प्रदेश में, तो उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मैंने इसको जो पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश की है कि ताकि हम जो हमारा ये वाला जो लेंदी है, क्योंकि ये जो नदियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, बड़ा टॉपिक है, इसलिए हमने इसको कवर करने की कोशिश की है पार्ट्स में, है ना। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि मध्य प्रदेश की नदियों का परिचय, यानी हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो क्या आप तैयार हैं आज मध्य प्रदेश की नदियों को पढ़ने के लिए? तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि अपवाह तंत्र क्या है, यानी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या होता है ना। तो शुरू करते हैं हम कि जो निश्चित वाहिका या नदियों के माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह को अपवाह ड्रेनेज कहा जाता है। यानी एक डेफिनेट चैनल होता है, उसमें जो नदियाँ बह रही होती हैं, जैसे अगर उसका प्रवाह यहाँ मुड़ जाएगा तो जल यहाँ से प्रवाह होने लगेगा, अगर यहाँ से नदियाँ जा रही हैं तो यहाँ से बहने लगेगा। उस प्रकार से एक निश्चित मार्ग का, यानी एक निश्चित चैनल होता है, वाहिका होता है, उसका अनुसरण करके जल का प्रवाह को हम क्या बोलेंगे? ड्रेनेज बोलेंगे। और फिर आगे हम देखते हैं कि वाहिका या नदियों के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। यानी यही अगर डिवाइड हो जाती है, यानी जो भी उसका पूरा नेटवर्क होता है, जो भी नदियाँ होती हैं उसका जो पूरा नेटवर्क है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ड्रेनेज पैटर्न, यानी अपवाह तंत्र, और या फिर इसको बोल सकते हैं अपवाह सिस्टम, यानी ड्रेनेज सिस्टम बोलेंगे। पैटर्न का मतलब हमारे पास ये है कि जैसे ये हमने यहाँ पे कुछ डायग्राम देखा है कि ये जैसे हमारा जो है आयताकार हो गया, है ना। और फिर उसके बाद हमारा ये डेंड्रेटिक यानी वृक्षाभ जो पैटर्न होता है वो हो गया। उसी प्रकार से हमारे बहुत सारे जो अपवाह का पैटर्न, यानी जो अपवाह तंत्र का बहुत सारे पैटर्न में जो हमारी नदियां हैं वो बहती हैं। इस प्रकार इस अपवाह तंत्र से तात्पर्य किसी क्षेत्र की जल प्रवाह प्रणाली से है। प्रणाली को हम क्या बोलेंगे? ड्रेनेज पैटर्न बोलेंगे। यानी जो हमारी नदियां हैं वो अलग अलग तरह से बहती हैं। तो अगर जैसे आप चाहते हैं कि मैं ड्रेनेज पैटर्न का एक टॉपिक डाल दूँ तो मैं इसके लिए डाल दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में मध्य प्रदेश में बहुत अलग अलग जो हमारी प्रवाह प्रणाली है, यानी उसके ड्रेनेज के जो पैटर्न्स हैं वो अलग अलग टाइप्स के हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं। और ठीक है, तो फिर हम आगे देखते हैं। देखिए, किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति व संरचना, स्थल आकृतिक ढाल, बहते हुए जल की मात्रा एवं बहाव की अवधि पर निर्भर करता है। किस किस पे? एक टाइम ड्यूरेशन पे, उसकी रॉक्स का जो नेचर होता है, नेचर ऑफ रॉक्स, उसकी संरचना और उसकी स्थल आकृति यानी लैंड फॉर्म्स, बहते हुए जल की मात्रा यानी उसकी क्वांटिटी, और जो बहाव की अवधि पर निर्भर करता है क्या? कोई भी अपवाह तंत्र यानी जो ड्रेनेज सिस्टम। आगे चलते हैं हम, अब देखते हैं अपवाह द्रोणी यानी जो ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है कि जो अलग अलग नदियाँ या रेन वाटर या जो सहायक नदियाँ होती हैं वहाँ से जो इकट्ठा हो जाता है जो पानी, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे। उसको ड्रेनेज बेसिन यानी अपवाह द्रोणी बोलते हैं। इसको हम डेफिनेशन में देख लेते हैं एक बार कि एक नदी तंत्र मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। वही है कि अगर कोई मुख्य नदी है या कोई सहायक नदी है, वो एक जगह आके एकत्रित हो जाती है या उसका जो एक क्षेत्र बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। ये जैसा कि हमने डायग्राम में इसमें डाल रखा है, यानी एक डायग्राम है उसमें ड्रेनेज बेसिन का ही दिया है कि उसमें नदियाँ हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज ही मतलब होता है हमारी सहायक नदियाँ, उसका सोर्स यानी नदी, तालाब, कुआं, XYZ, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बेसिन।
एक अपवाह द्रोणी को दूसरे अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक के नाम से जाना जाता है। इसको वाटरशेड बोलते हैं इंग्लिश में। यानी एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे ड्रेनेज बेसिन से जो चीज़ें अलग करती है उस सीमा को हम क्या बोलते हैं? जल विभाजक बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाटरशेड बोलते हैं। जल विभाजक के रूप में कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि हो सकता है। यानी वो कहीं भी हो सकती है, पर्वत हो सकता है या कोई भी उच्च भूमि या ऊंचा क्षेत्र हो सकता है। फिर आगे देखते हैं हम कि बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदी व नालों द्वारा अपवाह क्षेत्रों को जल संभर कहते हैं, है ना। यानी जो हमारा जो जल ग्रहण क्षेत्र अगर बड़ा है उसको हम और तो मतलब उस नदी द्रोणी को हम क्या बोलते हैं? अपना जो है वाटर बेसिन वो बोलते हैं। और जो हमारा छोटी नदियों व नालों अपवाह क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं? जल संभर बोलते हैं। यानी एक सोर्स ही होता है। यानी जल संभर मतलब होता है वाटर सोर्स। वाटर सोर्स में हमारा क्या क्या आ जाएगा? नदी आ जाएंगे, कुएं आ जाएंगे, नल आ जाता है, ट्यूबवेल आ जाता है। ये हमारा छोटा छोटा सोर्स है। यानी ये छोटी नदियाँ व नाला क्या हो गया? हमारा जल संभर हो गया, जहाँ पे ज़्यादा कम पानी कलेक्ट होता है ना। फिर इसके बाद हम देखते हैं नदियाँ आदि काल से ही, जैसा कि हम जानते हैं कि नदियाँ एक महत्वपूर्ण आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण निभाती है। एक हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी जो प्राकृतिक हमारे संसाधन है, उसमें भी एक अहम भूमिका निभाती है। और इसलिए जो नदियों के किनारे विश्व की अनेक कविताएं एवं संस्कृति का जन्म हुआ है। परिणाम स्वरूप नदियों को सभ्यता का पालन कहा जाता है। यानी देखिए, अगर ये हमारा प्राकृतिक संसाधन है तो ये अहम भूमिका निभाती है ना, क्योंकि हम कई जगह तो इसको पूजा भी जाता है। यानी इसकी क्या बोलते हैं, इसकी वर्शिप भी की जाती है। तो इसी प्रकार से इसको कई जगह कविताओं में मेंशन किया गया है, संस्कृति में मेंशन किया गया है। और एक इट्स अ काइंड ऑफ अ कल्चर। यानी नदी जो होती है कल्चर को ही डिफाइन करती है। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो नदियाँ होती हैं, जैसे हमारा ये नेचुरल रिसोर्सेज तो है ही साथ में, क्योंकि कई जो हमारे पहले जो जगह होती थी, लोग कहाँ बसते थे? मैक्सिमम वो बसते थे हमारे नदियों के किनारे बसते थे। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज है और वो ईजिली अवेलेबल हो जाता है। और इसी वजह से हमारी जो नदियाँ हैं वो एक अहम भूमिका निभाती हैं, आर्थिक दृष्टि से भी और जीवन उपार्जन के साधन से भी। तो हमने जैसा अभी जाना कि आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ लगभग जो सभी सभी दिशाओं में हमारी नदियाँ प्रवाहित होती है, परंतु यहाँ की अधिकांश नदियाँ उत्तर पश्चिम में दिशा में प्रवाहित होती है। उत्तर में यानी हमारी नॉर्थ में प्रवाहित होती है और एक हमारे कहाँ पश्चिम में प्रवाहित होती है। एक एग्जांपल आप जानते ही होंगे, जैसे हमारी चंबल हो गई, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई। जैसे चंबल हो गई हमारी उत्तर में जाती है, जो पश्चिम हो गई हमारी कौन? नर्मदा ताप्ती, है ना। और ये जो हमारी राज्य की जो अधिकांश जो नदियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रवाहित होती हैं। कौन सी? पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं, वो हमने जब बात की थी मध्य भारत में, भारत के परिप्रेक्ष्य में हमारा जो भारत है वो पठार में डिवाइड है, मरुस्थल में डिवाइड है, और जो नदियां हैं, प्लेन्स हैं, मैदान है, उसमें डिवाइड है। तो उसी में हमारा एक प्रायद्वीपीय पठार भी है, वहाँ से जो नदियों का उद्गम हुआ है। उसी में हमारा मध्य प्रदेश भी आता है, उत्तरी भाग पे प्रायद्वीपीय पठार के। तो उसी प्रकार से जो हमारे यहाँ राज्य में अधिकांश नदियाँ कैसी हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। जैसे ये हमारा भारत का नीचे वाला हिस्सा है और इसी को हम क्या बोलते हैं? हमारा प्रायद्वीपीय नदियाँ पठार बोलते हैं। तो यहीं से, और यहाँ हमारा क्या हो गया? हमारा यहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया। तो यहीं से हमारी जो अधिकांश नदियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय नदियों में आ जाती हैं। ओके, तो फिर आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर जो अब आगे देखते हैं हम, मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ निकलती हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका के नाम से भी जाना जाता है। यानी हमारे मध्य प्रदेश की एक उपाधि क्या है? नदियों का मायका, यानी हाउस ऑफ रिवर्स। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ज़्यादातर नदियाँ हैं वो मध्य प्रदेश से ही उद्गम होती हैं। यानी
जो अधिकांश नदियाँ वो हमारे मध्य प्रदेश से उद्गम होती हैं, जिसमें से हमारा मैकल पर्वत श्रेणियाँ हो गया, विंध्य पर्वत श्रेणियाँ हो गया, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों से हमारी क्या होती है, मैक्सिमम जो नदियाँ होती हैं, अधिकतर नदियाँ यहाँ से इनका उद्गम है, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी बोला जाता है। तो आगे चलते हैं हम। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नदियाँ मैकाल श्रेणी से निकलती हैं, इसलिए इस श्रेणी को वाटरशेड के नाम से भी जाना जाता है। इसको मैकाल श्रेणी से निकलती है, यानी जो हमारी मध्य प्रदेश की सबसे अधिक नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, मैकाल श्रेणी से निकलती हैं। इस श्रेणी को इसलिए क्या बोला जाता है, वाटरशेड के नाम से भी जाना जाता है। हमने अभी वाटरशेड की बात की थी, जो जल विभाजक है उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर शेड बोलते हैं, है ना, जो हमारे जो जल को विभाजित करती हैं 2 हिस्सों में या उससे ज़्यादा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वाटर शेड। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र में जो विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ जल विभाजक का काम करती हैं, यानी जो हमारी विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणी है हमारे मध्य प्रदेश में। मैंने आपके लिए पठारों का जो पर्वत है, मध्य प्रदेश की जो पर्वत श्रृंखला है, उसका एक वीडियो बना के रखा है, तो होगा तो मैं आपके लिंक में, मैं अपने वीडियो के लिंक में डाल दूँगी पर्वत का जो वीडियो है वो, तो आप समझ में आ जाएगा आपको कि हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं, विंध्य और सतपुड़ा हैं, जो एक समानांतर हैं, यानी पैरेलल हैं, जो हमारी मैक्सिमम नदियों का जल विभाजक का कार्य करती हैं। तो आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश की नर्मदा और ताप्ती नदियों को छोड़कर सभी नदियाँ अन्य नदियों में मिल जाती हैं, वह समुद्र तक नहीं जाती हैं। यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो अभी हमने बात की थी कि जो हमारा नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं वो पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, है ना, और ये जो है वह किसी भी अन्य नदियों में जाके नहीं बहती हैं, यानी जो हमारा पश्चिम दिशा में जो हमारा खंबात की खाड़ी है वहाँ पे जाके इसका अंत हो जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं, मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को 6 प्रमुख भागों में बांटा गया है, यानी जो मध्य प्रदेश में हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसको 6 प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो हमारा पहला है गंगा अपवाह तंत्र, फिर है हमारा नर्मदा अपवाह तंत्र, फिर हमारा ताप्ती अपवाह तंत्र, फिर आता है हमारा गोदावरी अपवाह तंत्र, माही अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र। पहला कौन सा हो गया, गंगा, फिर नर्मदा, फिर ताप्ती, फिर गोदावरी, फिर माही और महानदी ड्रेनेज सिस्टम। तो ये हमारे प्रमुख 6 ड्रेनेज सिस्टम हैं जो हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं इनमें से जो गंगा अपवाह तंत्र है, यानी हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं, जो हमारी मध्य प्रदेश की जो अपवाह तंत्र है उसको देखते हैं हम, है ना। तो जो हमारा गंगा अपवाह तंत्र है वह सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। राज्य का अधिकांश जल जो है इसी तंत्र में प्रवाहित होता है। इनके अलावा माही बेसिन तथा महानदी बेसिन का जो कुछ हिस्सा भी इस राज्य में आता है, यानी हमारे यहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम है वो मेन है, बट कुछ हिस्सा ही हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर इसके बाद इस राज्य में आता है राज्य के मध्य एवं उत्तरी भाग का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है, इसलिए इस क्षेत्र को सभी नदियों की दिशा इसका अनुसरण करती हैं। यानी जो हमारा मध्य प्रदेश है उसका जो मैक्सिमम जो ढाल है वो कहाँ होता है, हमारा नॉर्थ ईस्ट में होता है, और जो उत्तर भाग यानी उत्तर पूर्व की ओर है, इसलिए जो हमारी नदी है वो ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है ना। तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर क्या है, राज्य में सतपुड़ा, मैकल श्रेणी और विंध्याचल श्रेणी तथा कगारों का प्रदेश प्रमुख जल विभाजक का काम करते हैं। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण से निकलने वाली नदियाँ दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं, यानी जो हमारा सतपुड़ा मैकल के दक्षिण से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। जैसे हम इसका एक देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल वर्धा हो गई, बैनगंगा हो गए, और उसकी सहायक नदियाँ जो है वे हमारे दक्षिण की ओर बहती हैं, है ना। तो आपने को इतना चीज़ें समझ में आया कि जो हमारा गंगा अपवाह तंत्र है वो सबसे बड़ा है, इसमें जो माही नदी बेसिन और जो माही और महानदी बेसिन है उसका कुछ हिस्सा आता है, और जो हमारी
मध्य प्रदेश का जो ढाल है वह उत्तरी भाग और उत्तर पूर्व की ओर है, इसलिए ढाल का अनुसरण करते हुए हमारी नदियाँ बहती हैं। जो सतपुड़ा श्रेणी और विंध्याचल श्रेणी की जो मतलब प्रमुख जल विभाजक का काम करते हैं, ये हमने देखा। फिर आगे हम चलते हैं कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी में पश्चिम दिशा की में प्रवाहित करती है। जैसा कि हमने बात की, भ्रंश घाटी यानी हमारा जो रिफ्ट वैली है वह हमारा क्या हो गया, हमारी नर्मदा और ताप्ती नदियाँ के साथ, ताप्ती नदियाँ मतलब जो हमारा नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी में बैठती हैं, यानी जो रिफ्ट वैली है उसमें बहती है पश्चिम दिशा की ओर। हम आगे बात करेंगे कि रिफ्ट वैली एक्चुअली क्या होता है जब हम इसके अगला सेक्शन देखेंगे तब। नर्मदा नदी का अफवाह तंत्र सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में ही सीमित है। मैकाल का पठार से चारों दिशाओं की ओर नदियाँ निकलती, यानी जो हमारा मेन मैकाल का पठार है वहाँ से हमारे चारों दिशाओं में नदियाँ बहती हैं, है ना। और फिर विंध्याचल भांडेर कैमूर जल विभाजक का काम करते हैं। ये हमारी विंध्याचल की जो भांडेर और कैमूर है वह एक उसी के अंतर्गत पर्वत श्रृंखला है जो विंध्याचल के अंदर आती है। फिर चंबल बेतवा और जैसे काली सिंध और भी एग्जाम्पल हैं हमारे जो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी प्रमुख नदियाँ हैं। कैमूर के कारण सोन और उसकी सहायक नदियाँ गोपद एवं बनास दक्षिण में उत्तर पूर्व की दिशा ओर बहती हैं। धरातल की विभिन्नता के कारण यहाँ लगभग सभी प्रकार के अफवाह तंत्र मिलते हैं, यानी जो हमारा लैंड है, लैंड फॉर्म है जो हमारे मध्य प्रदेश का, उसकी वेरियस मतलब वेराइटीज़ के कारण यहाँ पे सभी प्रकार के अफवाह तंत्र मिलते हैं। यानी अफवाह तंत्र यानी जो पैटर्न है, पैटर्न यानी कई जगह हमारी क्या हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, डेंड्रिटिक हो गया, यानी ये हमारी वृक्षांश आयताकार का जो पैटर्न बनाती है, प्रणाली बनाती है, उसको हम कह सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई भी हमारे मध्य प्रदेश में होने वाली जो परीक्षाएं हैं उससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए तो मैं बिल्कुल बनाऊँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। और तो इसका अगला जो पार्ट है हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू गाइस।